गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जेई एडवांस 2020 के पेपर 1 के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिन्होंने इस पेपर को किया हुआ है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इस पेपर को पहले अटेम्प्ट नहीं किया, मैं सजेस्ट करूँगा कि वो पहले क्वेश्चन देखें, वीडियो को पॉज करें, पहले अपने लेवल पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब वो सॉल्व कर लेते हैं तब आप उस सॉल्यूशन को देखिए या आंसर्स को देखिए। इस तरह से वन बाय वन करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हो और उनके सॉल्यूशंस या आंसर्स भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे। तो इस पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी आउट ऑफ 18 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के थे। पेपर 2 में 7 क्वेश्चंस थे, यानी आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस टोटल 15 क्वेश्चंस थे फिजिकल केमिस्ट्री के जेईई एडवांस 2020 में। अब अगर हम देखें किस चैप्टर से और कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस थे, तो इस पेपर में सिंगल करेक्ट भी थे, न्यूमेरिकल वैल्यू और वन और मोर देन वन। जबकि पेपर 2 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ सिंगल करेक्ट नहीं थे, वहाँ सिंगल करेक्ट की जगह इंटीजर वैल्यू क्वेश्चंस थे जिनका आंसर 0 से 9 के बीच में था। अगेन मार्किंग स्कीम ऑलमोस्ट वही है, सिंगल करेक्ट +3 -1, न्यूमेरिकल वैल्यू की 4 और 0, एंड वन और मोर देन में +4 -2, जिसमें पार्शियल मार्किंग का भी ऑप्शन था। चैप्टर्स वाइज अगर देखें तो गैसेस स्टेट का एक क्वेश्चन था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम का एक कंबाइंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट, रेडियो एक्टिविटी, और सॉलिड स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स से अगेन एक एक मोर देन वन वन क्वेश्चन, मोर देन वन 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 करेक्ट का एक क्वेश्चन था। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जो था विच इज सिंगल करेक्ट गैसेस स्टेट से था, और टफ मैंने इसको मार्क किया। टफ क्यों किया है वो भी हम देखेंगे। हमें इस क्वेश्चन में यू एम पी एस, यू एवरेज और यू आर एम एस, इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। आई थिंक देखने में लगता है कि ये बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यू एम पी एस, यू आर एम एस इन सब के फॉर्मूले तो पता है, और नॉर्मली जब हम रेशियो लेते हैं यू एम पी एस, यू एवरेज और यू आर एम एस का, तो आई थिंक सबको पता है कि वो रेशियो इसके बराबर आता है। लेकिन यहाँ पर जेई एग्जामिनर ने एक फंडामेंटल चेंज कर दिया, उन्होंने इस कर्व को ही बदल दिया। अगर हम इस कर्व को देखें तो नॉर्मली ये जो कर्व होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है, इस तरह से कुछ होता है, यानी यू एम पी एस के दोनों तरफ ये कर्व सिमेट्रिकल नहीं होता है। देखा जाए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी स्पीड यू एम पी एस से ज़्यादा होती है वो ज़्यादा होते हैं, जिनकी कम होती है यू एम पी एस से वो कम होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस कर्व को देखें तो ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल दिख रहा है। इनफैक्ट ग्रिड भी बनाया हुआ है जिससे हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो इस स्पीड के अराउंड जिसे हम कहते हैं यू एम पी एस, ये एक सिमेट्रिकल कर्व है। इसका मतलब जितने एटम्स की स्पीड यू एम पी एस से कम है उतनी एटम्स की स्पीड यू एम पी एस से ज़्यादा भी है। तो अगर हम इन सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो वो एवरेज स्पीड जो है वो यू एम पी एस के बराबर आएगी। यानी यहाँ पर यू एम पी एस और यू एवरेज का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, ना कि 1:1.128 होगा। हाँ, लेकिन अभी भी जब आप यू आर एम एस निकालोगे तो उस यू आर एम एस की जो वैल्यू होगी वो यू एवरेज से तो ज़्यादा ही होगी। इसीलिए यहाँ पर जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है बी, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर, 1:1:1.224। वैसे इसमें थोड़ा सा एक डाउट ज़रूर है। अब यू आर एम एस ये जो 1.224 आता है ये तब आता है जब हम √3 RT/m यूज़ करते हैं। तो सिंस हम कर्व चेंज कर चुके हैं तो √3 RT/m भी यूज़ करना इतना लॉजिकल तो नहीं है, बट इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन हम क्या कह सकते हैं, बी ही होगा। राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में फंडामेंटल चेंज किया हुआ है जिसके लिए जेई एडवांस नोन है कि वो कुछ भी क्वेश्चन अगर देते हैं तो कुछ चेंजेस ज़रूर करते हैं। तो दिखने में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग एक ऑप्शन भी गिवन है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यही टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यानी एक टेम्पटिंग क्वेश्चन है जिसको हम ऐसा नहीं छोड़ दें, अटेम्प्ट भी करते हैं बट नेगेटिव होने के अच्छे खासे चांसेस हैं, सो बी केयरफुल। देन सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं जो कि सॉलिड स्टेट से है। ये
मोर देन वन में बी करेक्ट से क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन जो है अगर हम देखें तो एक अरेंजमेंट हमें दे रखा है जिसमें केटाइन और एनाइन का पोजिशंस यहाँ पर गिवन है। इस क्यूब के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसा दिखता है कि जो केटाइन है वो फेस के सेंटर पर है और सभी फेसेस के सेंटर पर नहीं है, अपोजिट फेसेस के सेंटर पर है। और जो एनायन है वो इन चार एजेस के सेंटर पर है। लेकिन अगर हम एक साथ दो क्यूब को इमेजिन करें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एक और क्यूब इमेजिन करें तो आप कह सकते हो इस क्यूब के एजेस के सेंटर पर भी एनायन होंगे और ऑब्वियसली इसके फेस के सेंटर पर भी एक कैटायन होगा, यानी ये यहाँ पर एक कैटायन होगा और इन सभी जगह पर एनाइंस होगी। अब अगर हम यहाँ पर ये पूरा सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, ये क्यूब को इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने थोड़ा बड़ा सा क्यूब बना दिया, कंफ्यूज मत होना। ये जो कैटायन है वो यहाँ नहीं है, वो कैटायन जो है वो यहाँ कहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं है। इस तरह से वापस यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एनाइंस आ जाएंगे। मैं एक बार वापस इरेज करके इसको समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। अब दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग अरेंजमेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आप एक नया क्यूब बनाइए जिसमें इन चारों एटम से आप एक फेस बनाइए, बॉटम पर भी इनसे एक फेस अगर हम बनाते हैं और यहाँ पर ये एक और, तो देखा जाए तो ये सभी एनाइंस एक क्यूब के कॉर्नर पर है। ये सभी एनाइंस एक क्यूब के कॉर्नर पर है और इस क्यूब के सेंटर पर एक केटाइन, यानी एनाइंस कॉर्नर पर और क्यूब के सेंटर पर केटाइन, यानी एक तो एक तरह से CH Cl स्ट्रक्चर हो गया, बड़ा सिंपल सा। यानी आप दो क्यूब को इमेजिन करो, एक क्यूब का हाफ पार्ट, दूसरे क्यूब का हाफ पार्ट, अगर आप इन सबको एक साथ देखते हो तो एक नया क्यूब बन जाएगा जो कि CH Cl टाइप स्ट्रक्चर होगा। यानी बेसिकली देखा जाए तो ये एक CH Cl टाइप अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx, बिकॉज जो कॉर्नर पर एनायन है उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है और ऐसे 8 कॉर्नर है तो 1, और जो सेंटर पर है उसका कंट्रीब्यूशन 100% है तो उसका भी 1। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। सिंस अब ये CH Cl टाइप स्ट्रक्चर है तो कैटायन और एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, 8 और 8। यहाँ पे गिवन है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, नहीं, दोनों की कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो है वो सेम है, तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड ऑप्शन आता है mx बॉन्ड लेंथ, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो केटाइन सेंटर पर है, एनाइन कॉर्नर पर है, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज √3a/2, इसे आप बॉन्ड लेंथ कह सकते हो। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड लेंथ अपॉन एज लेंथ का रेशियो यानी ए से डिवाइड कर दो तो वैल्यू 0.866 ही आती है, यानी अगेन ये करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन, रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटाइन टू एनाइन। तो सिंस एक क्यूबिक वॉइड के लिए कैटाइन और एनाइन का जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.732। 0.414 किसके लिए होता है, ऑक्टाइडल वॉइड के लिए। टेट्राइडल के लिए क्या होता है, 0.225। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी फोर्थ ऑप्शन। तो बहुत, मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा विजुअलाइज ढंग से किया जाए तो आसान क्वेश्चन, अगर ये क्लिक कर जाता है कि ये CH Cl स्ट्रक्चर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 सॉलिड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं थर्मोडाइनमिक्स से। ये भी एक मोर देन वन मे बी करेक्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें वर्क डन का एक्सप्रेशन दे रखा है और यहाँ पर वर्क डन में P एक्सटर्नल को हमने वॉन्डरवॉल इक्वेशन से रिप्लेस किया हुआ है। और अब हमें इससे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो एक्सप्रेशन है वर्क डन का, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ऑप्शन ए कहता है कि उन्हीं सिस्टम्स के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो जो कि वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने यहाँ पर पी एक्सटर्नल, एक तरह से पी एक्सटर्नल को आप ये कह सकते हो हमने पी माना है, और इस पी को हमने, पी मतलब इंटरनल प्रेशर है, और इंटरनल प्रेशर यानी वही वॉन डेर वाल इक्वेशन से भी आप इसे लिख सकते हो, लेकिन ये तभी लिख पाओगे जब जो सिस्टम में सब्सटेंस है वो वॉन डेर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी उन्हीं के लिए यूज कर सकते हैं जो कि वॉन डेर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इनफैक्ट केवल आप उन्हीं के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ये है इस ऑप्शन बी, सी में और डी में। अब कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि क्या वॉन डेर वाल गैस है या कोई और गैस है, बिकॉज ऑप्शन बी, सी, इन सभी कंडीशंस पर हम इस फॉर्मूले को तभी लगा पाएंगे जब ये सब्सटेंस जो है या जो सिस्टम है वो वॉन डेर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। लेकिन अब यहाँ पर कह सकते हो कि अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर वॉन डेर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बी, सी, डी ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो जाएंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बी, सी, डी इन ऑप्शंस में ये माना जा रहा है कि जो सब्सटेंस है वो वॉन डेर वाल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, क्या तब हम इसको यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या आती है कि वॉन डेर वाल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, ये तो प्राइम कंडीशन है, कहीं पर भी आप इसको यूज करो। सेकंड ये है कि यहाँ पर हमने पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल से रिप्लेस किया है, और ये आप तभी कर पाओगे जब वो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। तो यानी ये इक्वेशन तभी हम यूज़ कर पाएंगे जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। तो अगर हम ऑप्शन बी और सी में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी रिवर्सिबल है, यहाँ पर भी रिवर्सिबल है, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। अब वो चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबेटिक हो, चाहे और कोई प्रोसेस हो, बस होना वो क्या चाहिए, रिवर्सिबल। हाँ, लेकिन इसमें ये ज़रूर बात आती है कि अगर आइसोथर्मल है तब इसको इंटीग्रेट करना आसान होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अब इसमें केवल वेरिएबल वॉल्यूम है, तो आप इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। लेकिन यही अगर वॉन्डर एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ तो इसको इंटीग्रेट करना फिर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है। तो पहले आपको टेम्परेचर को वॉल्यूम से रिप्लेस करना पड़ेगा। टीवी की पावर गामा-1 से रिप्लेस तो कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको इंटीग्रेट करना इतना आसान काम नहीं होगा, तो वो मुश्किल है, बट यूज़ किया जा सकता है। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए के लिए भी हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, बी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड वॉन डेर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। सी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगेन वॉन डेर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑप्शन डी आता है, इसमें भी अब कन्फ्यूजन है कि ये तो कह दिया प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। अब यहाँ लिखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब क्वेश्चन आता है ये कौन से प्रेशर की बात हो रही है, एक्सटर्नल की या इंटरनल की। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है अगर वो इंटरनल प्रेशर के बराबर है तो हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते। अब देखने से तो यही लगता है कि यहाँ पर शायद ये अंदर के प्रेशर की बात हो रही है, और अंदर का प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बाहर का भी कांस्टेंट होगा और वो पी एक्सटर्नल के बराबर होगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि नहीं, अंदर का प्रेशर कौन अलग है, बाहर का प्रेशर अलग है, और केवल बाहर का प्रेशर ही कांस्टेंट है, तो फिर आप इसको यूज नहीं कर पाओ। वैसे जेई ने जो इसके आंसर दिए हैं वो ए बी सी दिए हैं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ए बी सी और ए बी सी डी दोनों होने चाहिए। डी कब करेक्ट होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल हो और वो दोनों ही कांस्टेंट हो। तो ये थोड़ा डाउटफुल केस है, बट ठीक है, आंसर ए बी सी तो आप मार्क कर ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए होता है ऐसा जेई में, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज, वैसे जेई एडवांस की लैंग्वेज काफ़ी क्लियर होती है, बट स्टिल फिर भी समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना होता है कि क्या किया जाए। जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन को बोनस करें, ये नहीं कि ये बोनस होना चाहिए, ठीक है, आप अपना बेस्ट आंसर देने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है जिसमें हम ऑक्जेलिक एसिड को टाइट्रेट कर रहे हैं
अगर आप केमिस्ट्री का लैब मैनुअल पढ़ते हो, जो कि 12th में हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम से होते हैं तब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड को हम यूज़ कर रहे हैं। कॉनिकल फ्लास्क में हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया और इसको हम NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं। फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम NaOH ऐड करेंगे। और यहाँ पर फॉर इंडिकेटर क्या यूज़ किया जाता है, फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में आ जाएगा तो फिनोफ्थिलिन अपना कलर चेंज कर देगा, पिंक कलर शो करेगा, और उसी पॉइंट पर हम टाइट्रेशन को स्टॉप कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि कितना NaOH डालने पर कलर चेंज हुआ है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रीडिंग्स जो है वो कुछ वेरी कर रही है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ NaOH, रीडिंग्स वेरी करी 12.5, 10.5, 9, 9, 9। एक क्वेश्चन तो आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो होता क्या है, जब आप टाइट्रेशन करते हो तो कलर को ऑब्जर्व करना पड़ता है। कलर को ऑब्जर्व करने में हो सकता है थोड़ा बहुत वॉल्यूम चेंज हो जाए, और पहली टाइट्रेशन में हो सकता है ब्यूरेट या प्रीपेड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन ना हो, तो उसके कारण भी डिफरेंस आता है। अब टाइट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम कौन सी रीडिंग्स इसमें यूज़ करें, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, कौन सी। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंजिक्यूटिवली 3 रीडिंग्स सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, वो रीडिंग्स हमें यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। तो यानी यहाँ पर अगर हम देखें 9, 9, 9, ये तीनों कंजिक्यूटिव रीडिंग सेम है, दैट मीन्स 9 ml डालने पर इक्वलेंस पॉइंट आ रहा है। एवरेज नहीं लेना, ऐसा नहीं सबका एवरेज, ये बहुतों ने मिस्टेक की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनका एवरेज ले लिया, वो नहीं लेना है। कंजिक्यूटिव 3 रीडिंग्स सिमिलर होनी चाहिए, वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो 9 ml डालने पर हम कह सकते हैं कि इक्वलेंस पॉइंट आ रहा है। अब इस इंफॉर्मेशन से हम NaOH की मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड, आई थिंक इसका फॉर्मूला H2C2O4, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH के साथ, Na2C2O4 प्लस H2। एन फैक्टर की बात करें तो इसकी बेसिसिटी है 2, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2 और इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। दोनों के इक्वलेंट्स को अगेन हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वलेंट्स ऑफ H2C2O4 equals to equivalents of NaOH। ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम देखें तो 5 ml, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, एन फैक्टर है 2, तो ये इक्वलेंट्स ऑफ, या कह सकते हो ज़्यादा अच्छा मिली इक्वलेंट्स, क्योंकि वॉल्यूम ml में हम यूज़ कर रहे हैं, इक्वल्स टू मिली इक्वलेंट्स ऑफ NaOH 9 ml, मोलरिटी m, एन फैक्टर 1। तो यहाँ से मोलरिटी ऑफ NaOH कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/9, यानी 0.11 विल बी द आंसर। क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैंने मॉडरेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है, तो उसके कारण मैंने इसको मॉडरेट कहा है। बहुतों ने एवरेज लेके सॉल्व कर दिया, जो कि गलत है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनेमिक्स दोनों का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला भी यूज हो रहा है। रिएक्शन हमें गिवन है ए कन्वर्टिंग इनटू बी, इसका 1000 केल्विन पर हमें कर्व गिवन है। 1000 केल्विन पर हम देख रहे हैं कि जो बी का प्रेशर है वो कितना है, 10 बार, और फिर टी डेज टाइम तक ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। फिर हमने क्या किया, टी डेज टेम्परेचर पर सिस्टम का टेम्परेचर 1000 से 2000 कर दिया, और 2000 करने पर अब हम देखते हैं कि बी का जो प्रेशर है, जो पहले 10 था, अब कितना हो गया, 100। और लेकिन यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी क्वेश्चन में, थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 बार, यानी हमने ए का प्रेशर मेंटेन किया। कैसे किया उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, बट इसका मतलब आप ये कह सकते हो 1000 केल्विन पर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, तो बी का प्रेशर 1000 केल्विन पर 10, ए का प्रेशर 1, तो ये 10 आ गया। 2000 केल्विन पर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, तो 2000 केल्विन पर बी का प्रेशर हो गया 100, ए का 1 ही है, तो ये 100 हो गया। तो हमें 1000 और 2000 केल्विन पर बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल गए। फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट 1000 टू 2000 केल्विन। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -2.303 आर टी लॉग के
इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, एक बार 1000, दूसरी बार 2000, 2.303 माइनस आर वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डेल्टा जी नॉट 1000 केल्विन पर अपॉन डेल्टा जी नॉट एट 2000 केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर 1000 log K की वैल्यू 10, टेम्परेचर 2000 केल्विन log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 100, तो ये 2 log 10 हो जाएगा, तो log 10 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाती है 1/4 विच इज नथिंग बट 0.25, राइट। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा देखना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बात हो रही है फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल क्या करता है? नॉन पीवी वर्क प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक वर्क प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली, जहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन इससे हम डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि फ्यूल सेल है जहाँ पर हम नॉन पीवी वर्क ऑब्टेन कर रहे हैं, और कितने मोल्स हाइड्रोजन से? 10⁻³ मोल हाइड्रोजन से, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन उसका आधा हो जाएगा। और यहाँ से जो वर्क डिराइव हो रहा है, उससे हमने क्या किया? उससे हमने एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस को हीट अप किया, यानी उसको थर्मली इंसुलेटेड, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही बट वर्क डन हो रहा, तो उस वर्क से हमने एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में मोनो एटॉमिक गैस थी, उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा। अब इसके लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर पहले तो ये देखते हैं कि वर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो वर्क के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? डेल्टा जी, क्योंकि जो डेल्टा जी होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पी वर्क होता है, और यहाँ पर हमें दे रखा है एफिशिएंसी 70% है, तो उसका हम 70% कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है डेल्टा जी कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हमें ई नोट का डेटा दे रखा है। ई नोट 1.23 और 0.0 ये सबको पता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन का ई नोट निकालते हैं कि इसका ई नोट क्या होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई थिंक इसको एक तो हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, ये एज इट इज़ रहेगी, और इसको रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स करने पर ये ई नॉट प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पूरी रिएक्शन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाफ से। तो यहाँ पर हाफ O2 2H प्लस और H2 हो गया। तो यहाँ पर अब इसको अगर हम ऐड करें इन दोनों रिएक्शंस को, आई थिंक मैं लिख देता हूँ, चलिए। हाफ O2 प्लस ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2, और इसको रिवर्स कर दिया तो H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या? H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2, और इसका ई नोट क्या आ जाएगा? 1.23 वोल्ट। इससे हम इसका डेल्टा जी नोट निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, जिसमें 1 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है। ध्यान रखना 1 मोल H2, अल्टीमेटली हमें 10⁻³ मोल्स के लिए निकालना है, बट पहले हम 1 मोल के लिए निकालें। तो 1 मोल H2 अगर है तो इलेक्ट्रॉन के 2 मोल है, तो NFe जो फॉर्मूला होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो N की वैल्यू हो गई 2, F की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 96,500, देन ई नोट की वैल्यू 1.23, ये ई नोट की वैल्यू यहाँ पर आ गई। एन एफ ई नोट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना होगा, यानी ये 1 मोल H2 के लिए आया है। हमारे पास हाइड्रोजन की केवल कितने मोल्स है? 10⁻³ मोल्स, तो 10⁻³ मोल्स के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, और ये भी ध्यान रखना कि एफिशिएंसी 70% नहीं है। तो फाइनली ये सारा एक्सप्रेशन देखिए, इन बिटवीन कैलकुलेट मत करिए, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, यानी 70 डिवाइडेड बाय 100।
इतना नॉन पीवी वर्क हमें मिल रहा है, नॉन पीवी वर्क राइट नाउ। यहाँ पर 70% भी कर दिया, 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, राइट। देन अब ये जो नॉन पीवी वर्क हमें मिल रहा है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम इस मोनोएटॉमिक केस का डेटा मैं देख रहा था कि कैलकुलेट डेटा मैंने सही लिखा या नहीं लिखा। अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ से हमें इस मोनोएटॉमिक गैस को हीट अप करना है। थर्मली इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफ़र तो ज़ीरो, तो अगर हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है तो यहाँ पर यहीं पे मैं लिख देता हूँ डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन ये पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक है तो Cv की वैल्यू 3/2, R की वैल्यू 8.314 into change in temperature equals to वर्क डन। यहाँ पर आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, इन सबको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है 13.327। जेई ने जो इसका आंसर दिया है वो 13 से लेके 13.6 की रेंज में दिया है, तो ठीक है, बट फिर भी कैलकुलेशन तो है, अच्छी खासी कैलकुलेशन है। 1.23 70%, 96,500, फिर 8.314, तो रेंज तो है, लेकिन वो रेंज वेरी करती है, वो फिक्स नहीं है। तो अगेन आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो एक टफ क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स है, पहले आपको ई नोट निकालना है, फिर डेल्टा जी नोट निकालना है, ये पता होना चाहिए कि नॉन पी वर्क है, ये भी पता होना चाहिए कि फ्यूल सेल क्या होता है, और फिर आपको वापस से थर्मोडायनेमिक्स भी यूज़ करनी है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत थर्मोडायनेमिक्स तो यूज़ हो रही है। यानी इस तरह से अगर देखा जाए, वैसे जो पैटर्न मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस प्योरली थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में जैसे यहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स यूज़ हुई है, इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम वाला भी देखे तो उसमें भी यूज़ हुई है, उससे पहले एक प्योरली प्योरा क्वेश्चन जो था वो थर्मोडायनेमिक्स का था। तो थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज आई थिंक देखा जाए इस पेपर में तो काफ़ी ज़्यादा और नॉर्मली ज़्यादा रहता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यस, कह सकते हो कि ये एक आसान क्वेश्चन है, जहाँ पर एल्यूमिनियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, और आई थिंक सबको पता है कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। एक सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 3H2 जिसे आप बैलेंस कर सकते हो, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। नाउ रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, हमें क्या बताना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर्स, लीटर्स में वॉल्यूम बताना है। इसके कितने मोल्स हो गए, 0.5.4, यानी यहाँ पर 27 है इसका मोलिकुलर मास, तो कह सकते हैं कि इसके 0.2 मोल्स, 5.4 डिवाइड बाई 27। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 के 550 इंटू 5 250 मिली मोल्स डिवाइडेड बाई 1000, इसके हाथ जाते हैं 0.25, 0.25, इसके हैं 0.2, बट लिमिटिंग कौन होगा, एल्यूमिनियम या H2SO4, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 3, तो लिमिटिंग जो होगा यानी LR जो होगा वो तो H2SO4 ही होगा। तो अब यहाँ पर H2SO4 लिमिटिंग है, ऑब्वियसली इसके 0.25 मोल से इसके भी कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 0.25। अब आपको इनके 0.25 मोल्स का 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम 0.25 इंटू एन आर, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 0.082 दे रखी है, इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है, थोड़ी बहुत है, इट कम्स आउट टू बी 6.15। आई थिंक इसकी भी एक छोटी सी रेंज दे रखी क्वेश्चन में, तो बट एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 6.15 लीटर होगा। तो लिमिटिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पीवी को स्टोनाटी वाला पार्ट आ गया, गैसेस स्टेट वाला पार्ट कह सकते हो, वो थोड़ा मिक्स किया है। पीवी को स्टोनाटी देखिए सभी क्वेश्चंस में मोस्टली यूज होती है, तो वो कुछ अलग से नहीं।
बट हाँ एक आसान क्वेश्चन था, इजीली किया जा सकता है। एंड लास्ट 8th क्वेश्चन जो कि रेडियो एक्टिविटी से, आई थिंक सबको पता है रेडियो एक्टिविटी जेई मेंस में तो नहीं बट जेई एडवांस के सिलेबस में है, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते रहते हैं क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी है और कुछ काइनेटिक्स वाला पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि यूरेनियम, जब यूरेनियम 238 का डीके होता है तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 206 है राइट। लेड बनता है बाय एमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। इवन हम ये बता सकते हैं कि यूरेनियम 238 से जब लेड बनता है, इस पूरे प्रोसेस में कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन राइट नाउ हमें बीटा पार्टिकल से मतलब है। इसीलिए अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो कह सकते हो आप कि 238 से 206 यानी मास नंबर 32 से कम हो रहा है। मास नंबर 32 से तभी कम होता है जब 8 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल से मास नंबर 4 से कम होता है। तो 8 अल्फा पार्टिकल, वैसे आप चाहो तो बीटा पार्टिकल पर भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि 8 अल्फा पार्टिकल्स अगर एमिट होते हैं तो एटॉमिक नंबर एक अल्फा पार्टिकल से 2 कम होता है, तो 8 अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर 16 कम हो जाएगा, यानी 76 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 82 है। मतलब कह सकते हो कि 6 बीटा पार्टिकल यानी 6 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर एमिट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन केवल इतना सा है, इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट इट वुड emit during its radioactive decay in 3 half life is z into 10 raised to power 18। तो z की वैल्यू बतानी, यानी 3 हाफ लाइफ में ये कितने अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और यूरेनियम कितना हमारे पास 68 इंटू 10 की पावर -6। तो आई थिंक सबको पता है 3 हाफ लाइफ में, एक हाफ लाइफ में 50%, फिर 20%, फिर 12.5, यानी टोटल ऐड करेंगे तो ये 87.5% हो जाता है, विच इज 7/8। यानी 87.5% या 7/8 पार्ट परसेंटेज जो है या मोल्स जो है वो यूरेनियम के डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। है कितने मोल्स यहाँ पर, मोल्स ऑफ यूरेनियम की बात करें 238 तो 68 इंटू 10 की पावर -6। ऑब्वियसली मोल्स निकालने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, 238 से। इसमें से डिसइंटीग्रेट कितना होगा, 7/8। तो मोल्स डिसइंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड, तो इसका 7/8 68 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन 238, ये यानी 87.5%। लेकिन एक मोल से अल्फा पार्टिकल कितने निकल रहे हैं, 8। तो इतने मोल से अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, इंटू 8। ये मोल्स है, अब हमें चाहिए नंबर्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। और अगर 8 से 8 कैंसिल आउट, आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 3 और 4, इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2, और इसको अगर हम करें तो 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, एक इधर को बढ़ा दिया 1 यानी 18। हाँ वैसे एक डाउट आता है सर 6 ही क्यों यूज़ किया, यहाँ तो नहीं दे रखा, बात तो सही है। 6.023 यूज़ करोगे तो यहाँ पर 1.20 के बाद ही कुछ आएगा, तो 2 डेसिमल प्लेस तक तो आंसर यही रहेगा। तो z की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 1.2। हाँ बट डेटा होना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जैसे बाकी क्वेश्चंस में गिवन थी, यहाँ पर भी हमें गिवन होनी चाहिए। तो आंसर इज z इक्वल्स टू 1.2। तो ये थे पेपर 1 में जेई एडवांस 2020 के क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के। 1 बाय 1 करके हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए। थैंक यू।